Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel SSC एग्जाम हैक। देखिए आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। इसमें मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ आपके CGL 2020 की। देखिए ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद मेरा क्या रिजल्ट रहा। ठीक है ना। सो फ्रेंड, ये मेरा 2019 का जो प्री है उसकी ये मेरी मार्कशीट है। तो जो मैंने एग्ज़ाम पढ़ा था वो 3 मार्च 2020 को पढ़ा था। ये मेरे स्कोर हैं रीजनिंग में 43.5, जीएस में 36.5, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 42.5, इंग्लिश में 45, रॉ स्कोर था 167.5 और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था मेरा 182.6। अगर आप पूछें कि क्या मैं इस मार्क्स से सेटिस्फाई हूँ, तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में हाँ, क्योंकि मेरी शिफ्ट की जो रीजनिंग थी काफ़ी अच्छे लेवल की थी, तो इसमें ये स्कोर काफ़ी अच्छा है। जीएस की बात करूं तो जीएस में देखिए 35 से अबव का स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो ठीक है। जैसे मेरी जीएस है उसके हिसाब से स्कोर ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, देखिए मैं एक एवरेज मैथ का स्टूडेंट हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं 180 या 190 स्कोर कर लूँगा मैथ में, पर हाँ 160 165 तक मैं स्कोर कर लेता हूँ। तो लेकिन उस दिन जो मेरा मैथ का पेपर आया था ना, काफ़ी सिंपल आया था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उस पेपर में मुझे लगता है 60-70% लोगों ने अराउंड 50 स्कोर किया होगा। लेकिन मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें दो तो बहुत सिली मिस्टेक कर दी। जैसे एक में रेशियो आया था मेरा 1:3, उन्होंने उल्टा पूछ लिया। मैंने लगाना चाहिए था 3:1, मैंने लगा दिया 1:3। तो ऐसी ऐसी मैंने सिली मिस्टेक की थी। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये जो मेरे इसमें 7.5 नंबर गए हैं, ये मेरी खुद की गलती से गए हुए हैं। इंग्लिश में हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेरे ये 5 नंबर कटे हैं, ये दो वोकेबलरी में कटे थे, वो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, तो ठीक है उस हिसाब से। तो अगर मैं मार्क्स की बात करूँ 182, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं या बहुत हाई मार्क्स हैं। एक डिसेंट स्कोर है। आप इस स्कोर के साथ 4600 ग्रेड पे या 4800 ग्रेड पे के लिए फाइट कर सकते हैं। इस स्कोर के साथ देखिए आप डबल ए के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 180 थी, तो मैं डबल ए के लिए भी एलिजिबल हुआ था। तो ये स्कोर एक ठीक ठाक स्कोर है। तो ये मेरा रहा 2019 के प्री का स्कोर। देखिए सबसे पहले अगर आपको टायर 1 का पैटर्न पता होगा, तो इसमें 4 सेक्शन रहते हैं: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश। और चारों ही 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो सबके ही जो वेटेज है वो इक्वल इक्वल है, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम रीजनिंग पर डिस्कस करते हैं। देखिए लोग रीजनिंग को वैसे वर्बल नॉन वर्बल में डिवाइड करते हैं। मैं इतने में लेवल पे, मतलब इस क्लासिफिकेशन पे मैं आपको नहीं लेके जाता हूँ। मैं आपको देखिए रीजनिंग दो तरीके की बताता हूँ। एक रीजनिंग जो आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक रीजनिंग है, उसके लिए आप थोड़ी ट्रिक्स सीख लीजिए, उसके बाद उस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। जैसे कि जो रीजनिंग के जो सवाल आप खुद कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्शंस वाले आते हैं ना, कि कोई यहाँ 5 मीटर यहाँ गया, फिर 6 मीटर्स ऊपर गया, तो ये डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इन्फ्रेंसेस होता है कि आपको कोई स्टेटमेंट दे देंगे तो आपको उससे क्या मतलब निकल रहा है। नंबर सीरीज एंड वर्ड सीरीज जो रहती है, ये भी आप अपने ही प्रैक्टिस से आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। एनालॉगी को भी आप प्रैक्टिस के साथ ही इंप्रूव कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आप थोड़ा सा ट्रिक्स एक बार देख सकते हैं किसी चैनल से, उसके बाद आप इसे कंप्लीट करें। पैटर्न कंप्लीशन आता है कि फिगर्स के अंदर कोई पैटर्न होते हैं, उसको कैसे कंप्लीशन होगा, तो इसकी कोई ट्रिक्स नहीं है। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इंप्रूव होगा। एम्बेडेड फिगर हो गया, मिरर इमेज हो गया, पेपर कटिंग हो गया, मैट्रिक्स हो गया, कोडिंग वगैरह हो गया। तो ये जो सारा पोर्शन है ना, ये आपका तभी इंप्रूव होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए ये जो मैंने नीचे लिखे है ना, ये रीजनिंग का ऐसा पार्ट है। मेरे हिसाब से आप एक बार इनकी आप थोड़ी ट्रिक्स देख लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे वाईफाई स्टडी पे भी इनकी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, मैंने खुद देखी थी। रैंकिंग के लिए आप ट्रिक्स देख लीजिए, डाइस के लिए आप ट्रिक्स देख लीजिए। क्लॉक एंड कैलेंडर पे अभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी देखिए क्यों छोड़ के जाना, क्या पता आ जाए, तो इसकी भी ट्रिक देख सकते हैं। काउंटिंग फिगर्स ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग में ना आजकल काउंटिंग फिगर्स आते ही हैं और अच्छे लेवल की आती है। तो इसके लिए आप ट्रिक्स देख लीजिए, तभी आपके अटेम्प्ट होंगे। सिलोगिज्म्स के लिए थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिए, बैंकिंग जितनी नहीं आती है, पर बेसिक ट्रिक्स पता होना चाहिए। ब्लड रिलेशन वाले का थोड़ा ट्रिक देख लीजिए, फिर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको इसके लिए कोई टिप्स दूं, तो देखिए सबसे पहले एक चीज ये बात याद रखिए कि रीजनिंग में 40 से ज्यादा नंबर हर कोई ला सकता है, पर आपका एम होना चाहिए 50 का। ठीक है ना। तो मेरी टिप्स ये रहेगी आपके, देखिए सबसे पहले आपको 30 तक के स्क्वायर मस्ट याद होने चाहिए।
और 50 तक याद कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वैसे ही क्यूब्स आपको 20 तक तो याद होने चाहिए। ठीक है। देखिए एक चीज और ये है, ये लोग इसको मानते भी हैं नहीं भी मानते। देखिए अल्फाबेट होता है, जैसे A1 होता है, B2 होता है, तो बहुत सारे लोग इसे याद कर लेते हैं। अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना बाकी लोग क्या करते हैं एग्जाम में जाने से पहले, वो जैसे आपको 5-10 मिनट मिलते हैं ना, उसमें आप अपने सीट में ABCDE लिख लेते हैं और उसके नीचे नंबर लिख लेते, तो वो भी ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं, टाइम है तो कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। बुक अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो देखिए RS अग्रवाल की ये रीजनिंग की बुक होती है। आ, बहुत मोटी बुक है, पूरा नहीं पढ़ना आपको, लेकिन इसमें जो नंबर सीरीज वगैरह है ना, वो आप कंप्लीट कर लीजिए, बहुत अच्छी लेवल की दी हुई है। तो आप अगर सीरीज वाला पोर्शन इससे करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में आप कोई बुक लेके रीजनिंग के बैठे रहे तो देखिए उसका कोई फायदा है नहीं। मेरे हिसाब से आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे, जैसे टेक्स्ट बुक हुआ, सुपर मॉक ग्रेड, इसमें आपको ना सेक्शनल पेपर मिल जाते हैं रीजनिंग के, तो आप सेक्शनल पेपर जितने कर सकते हैं रीजनिंग के उतने कीजिए। ठीक है। और एक चीज याद रखिए, अगर आप मॉक वगैरह में या ऑनलाइन पेपर जब भी देते हैं, तो ध्यान रखिए कि रीजनिंग में ना अगर 90 सेकंड से ज्यादा आपको किसी सवाल में लग रहा है ना, तो छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि वो सवाल नहीं सॉल्व होगा ना, अगर आप उसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका टाइम का वेस्टेज होगा। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग को आपको बहुत जुडिशियसली यूज करना है। अगर रीजनिंग में आपका टाइम लग रहा है किसी सवाल में तो छोड़ दीजिए। ठीक है। और अगर आप पूछेंगे कि सबसे बड़ा मंत्र क्या है रीजनिंग में स्कोर करने का, तो सिर्फ इसका एक ही मंत्र है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा इसमें हाथ बैठेगा और आपका स्कोर उतना ही बढ़ेगा। तो ये रही मेरी रीजनिंग की आपके लिए जो भी टिप्स या ट्रिक्स कह सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। देखिए अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखें ना, तो जनरल अवेयरनेस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टॉपर की लिस्ट में पहुंचाने में मदद करेगा। क्योंकि ना प्रेजेंट डे में क्या हो रहा है कि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ में हर बच्चे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जीके ऐसा है जिसमें जो मार्क्स की रेंज होती है वो 10 से लेके 45 या 50 नंबर तक भी होती है, तो इतना मार्जिन आ जाता है जीके में। तो अगर आपकी जीके स्ट्रांग है तो आपको बाकियों से 10-15 नंबर का एज है। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो देखिए इसमें जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। उसके बाद अगर मैं आपको करंट अफेयर्स की बात करूं तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको, अगर आपका एग्जाम मई में है तो आप उसे 6 और 7 महीने पहले का करंट अफेयर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट एग्जाम मई में है तो ये लगा लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का बाय हार्ड होना चाहिए। करंट अफेयर में आपको जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई है वो आपको पता होना चाहिए। अवार्ड्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, इंडिया में भी वर्ल्ड में भी। बुकों पे कोई प्राइज मिलते हैं, जैसे बुकर्स प्राइज वगैरह मिलते हैं। नोबेल प्राइजेस पे आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये आपको याद करना है। बुक एंड ऑथर्स आपको पता होना चाहिए करंट के, तो अगर कोई लेटेस्ट में कोई बुक और ऑथर, किसने ऑथर ने कोई बुक लिखी है तो वो आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स पे सवाल पूछे जाते हैं, ये लेटेस्ट ना मिलिट्री एक्सरसाइज पे भी सवाल आए हैं। 2019 में मेरे पेपर में आया था, सुदर्शन करके एक वो हुआ था मिलिट्री एक्सरसाइज, वो मैं नहीं लगा पाया था। तो ये आते हैं आजकल ऑब्यूटरी, मतलब कोई अगर लेजेंडरी पर्सन को एक्सपायर हो गया है तो उस पे भी आपको ये सब चीजें आपको कवर करनी है करंट अफेयर्स में। अब बात करते हैं इसके टिप्स और ट्रिक्स पे। तो देखिए सबसे पहले मंत्र क्या है कि अगर 35 से ऊपर कोई स्कोर करते हैं तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन एम कितना करना है, 40 का। देखिए सबसे पहले अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्या, कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और एसएससी से फैक्ट्स पूछता है तो आपको फैक्ट्स याद करने आने चाहिए। देखिए फैक्ट्स याद करने का जो मैं तरीका यूज करता था, मैं ये करता था कि मैं चीजों को थोड़ा ना ट्रिक्स की तरह से याद करता था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है। तो उसका मैं तरीका बनाया था WBC, क्योंकि WBC बायोलॉजी में आता है। तो अगर आप कभी भी पूछा जाएगा कि कौन कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो मुझे पता है BC, विटामिन बी, विटामिन सी। तो आप कोई चीज याद करते हो ट्रिक से याद करते हैं। जैसे कि मेरे चैनल पे मैंने जीके की वीडियोस डाली हुई हैं, जैसे मैंने उसको उसमें आपको याद करने का तरीका बताया कि अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड अलेक्जेंडर बोलते हैं, तो ए से अलेक्जेंडर, ए से अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप अगर याद करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ ट्रिक्स बनाइए। ऐसा नहीं कि मैंने कोई ट्रिक्स बताई है या किसी यूट्यूबर ने ट्रिक्स बनाई है तो आपके लिए वो सही होगी। आप अपने हिसाब से ट्रिक्स बनाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर आप ट्रिक्स बना के चीजें याद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप कोई भी
टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए हिस्ट्री का आपने मुगल पीरियड पढ़ा, तो सिर्फ अगर आपने एक बार में मुगल पीरियड पूरा पढ़ लिया ना, तो वो इतना याद नहीं होगा जितना अगर आप उसके बाद एक उस चैप्टर से आप ऑब्जेक्टिव्स या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, तो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव्स के जो क्वेश्चन है वो कीजिए। देखिए लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव है उसमें बहुत हर चैप्टर का आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि उसमें एरर बहुत है, तो आप उससे अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद देखिए जीके तो बहुत अच्छी चीज है, आप जीके कितना भी पढ़ सकते हैं। किरण की प्रीवियस ईयर की जीके की ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक्स रहती है, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन उन बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो आपकी किरण की जो प्रीवियस ईयर की जीके की क्वेश्चन बुक है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ना मॉक का बताने से पहले एक चीज और बता, देखिए आप जीके पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसको एक, मैं ना जीके पढ़ता था तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग के तरीके से पढ़ता था। जैसे कि अगर मैं करंट पढ़ता हूँ, आप करंट में मान लीजिए कि मैंने करंट में पढ़ा कि ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, तो आपको ये देखिए, ये तो आपका करंट कंप्लीट हो गया कि ब्रिक्स की मीटिंग हुई, मान लीजिए साउथ अफ्रीका उसका वो था। तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या पढ़ सकते हैं कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ, कौन उसके हेड है। तो आप अगर करंट में भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके पढ़ेंगे तो आपके कुछ टॉपिक जो मिसलिनियस में आते हैं ना जीके में, वो आपके कवर हो जाएंगे। तो मेरा एक ये भी है कि आप इनको थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ पढ़ें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप टायर 1 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको मॉक करने कंपलसरी कंपलसरी है। तो आप क्या कीजिए, जैसे आप मॉक करते हैं तो उसमें आपके जो जीके सेक्शन में जो आपके सवाल गलत होते हैं या जिसको आप अटेम्प्ट कर नहीं पाए ना, उसको आप कहीं किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसको आप दोबारा दोबारा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका जो ऐसे क्वेश्चन जो आपसे अभी अटेम्प्ट नहीं हुए या आप गलत कर रहे हैं वो आपके आगे गलत नहीं होंगे। तो ये मेरे हिसाब से मेरी खुद की स्ट्रेटेजी थी जीए की। ठीक है, अब आता है मैथ। देखिए मैथ को मैंने लिखा है गेम चेंजर, क्यों? क्योंकि देखिए 50 नंबर तो यहाँ आपके प्री में देगा, लेकिन 200 नंबर कहाँ देगा? आपके मेंस में देगा। तो पोस्ट पाने ना पाने में आपको बहुत इंपॉर्टेंस करवाता है मैथ की। मैंने आपको बताया कि मैं खुद मैथ में एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं 160 तक स्कोर कर सकता हूँ मैथ में, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 180 200 ऐसा स्कोर कर दूं। ठीक है, लेकिन प्री में मैं बताऊं, अगर आप एवरेज भी हैं लेकिन प्री का जो पैटर्न रहता है या जो उसके क्वेश्चंस रहते हैं वो इस लेवल के रहते हैं कि एक एवरेज 160 वाला स्टूडेंट भी उसमें 50 स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए कि आप कर सकते हैं। 40 अबव स्कोर गुड रहेगा, लेकिन 50 का एम कीजिए। ये देखिए जनरल, इसके दो पार्ट्स रहते हैं, एक अर्थमेटिक आती है, एक एडवांस आती है। तो ये तो आप वैसे भी जैसे भी आप पढ़ेंगे तो आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में पता लग ही जाएगा कि एवरेज, बोर्ड, स्ट्रीम्स, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ये आते हैं। अब मैं इसमें आपको क्या टिप्स देना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 प्री में आते हैं, 200 मेंस में आते हैं। ठीक है, जनरल ट्रिप दूंगा। अब मैं कोई 200 मार्क्स स्कोर करने वाला तो नहीं हूं, तो आपको वैसे जो मेरे हिसाब से जो टिप्स मैंने फॉलो की थी वो बताता हूँ। एक तो देखिए 20 तक की टेबल आपको मस्ट याद होनी चाहिए, मस्ट। उसके बाद कि आप 30 तक भी याद करते हो तो आपके लिए फायदा है। उसके बाद 30 तक के स्क्वायर तो भाई मस्ट है, इसे अगर आपने याद नहीं किया तो काम नहीं चलने वाला, बहुत लैग करेंगे। वही क्यूब्स आपको 20 तक कंपलसरी याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी मैथ की करें, मतलब एक बार में आप अच्छी तैयारी करें। तो मेरे हिसाब से आप किसी ना किसी ऑनलाइन ट्यूटर को आप फॉलो करें या आप उनके कोर्स वगैरह से पढ़ सकते हैं। गगन प्रताप सर हैं, रेमो सर हैं, अभिनय सर हैं, तो आप इनमें से किसी का भी आप कोर्स देख के आप पढ़ें। और देखिए सही बताऊं तो प्रेजेंट डे में बहुत चीप हो गया है अभी ऑनलाइन एजुकेशन मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले मुखर्जी नगर में अगर आप कोचिंग करने जाते हैं आपको 12-12 15-15 हजार रुपए देने पड़ते हैं, और अभी आप करियर विल में आप किसी की भी एक पैकेज लेते हैं तो आपको 1800 या 1900 रुपए में हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ना किसी ऑनलाइन ट्यूटर का कोर्स लेना चाहिए। देखिए एक एडवांटेज तो ये हो जाता है कि ये आपको करंट के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो करवाएंगे आपको, तो ये आपको थोड़ा लेवल आपका मेंटेन रहेगा। और थोड़ी ये आपकी मेहनत कम कर देते हैं, क्योंकि आप ढूंढेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सब करवाएंगे। उसके बाद देखिए क्या चीज नहीं करनी, देखिए एक चीज आपको ये नहीं करनी है कि आप, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किरण की बुक उठा लेते हैं प्रीवियस ईयर की, या राकेश सर की प्रीवियस ईयर की बुक उठा लेते हैं। नो डाउट बुक्स अच्छी हैं सारी, मैं किसी बुक को ये नहीं कह रहा कि बुक खराब है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, एक टाइप के 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर परसेंटेज में
8-10 टाइप है, आपने एक टाइप के अगर आपने 50 के 50 क्वेश्चन कर दिए तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है ना। तो आप क्या कीजिए कि सेम टाइप के जो क्वेश्चन है ना उनको रिपीट मत कीजिए। तो ये मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। और आप बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर में ना जाएं। 2015 के बाद के 2015 से लेके 19-20 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना एक बार उनको अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको फर्क दिखेगा। फिर आती है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश भी गेम चेंजर में से है, क्योंकि 50 आपके प्री में आएंगे और 200 नंबर आपके मेंस में आएंगे। मैं मेरे लिए देखिए इंग्लिश की स्ट्रेटेजी काफी सिंपल रही है। क्यों? क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि कोई अगर नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसको ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ना जो इंग्लिश है मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो मैथमेटिकल, एक जीके इंग्लिश, एक कंप्रहेंशन इंग्लिश। देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है। देखिए मैथमेटिकल इंग्लिश इसलिए लिखी है क्योंकि ये जो चीज है ना, एरर फाइंडिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये ना कुछ सेट ऑफ फॉर्मुलेज होते हैं इंग्लिश में। अगर आपने वो फॉर्मुलेज याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छा आपका इन सब्जेक्ट में आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए मेरा फ्रेंड है एक, उसका इंग्लिश वीक है लेकिन उसके एरर फाइंडिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में वो अराउंड 60 में से 50-52 स्कोर कर लेता है। एक नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी कर सकता है। इसके लिए आपको ट्रिक्स याद करनी है। ट्रिक्स इन द सेंस कि जो सेट ऑफ रूल एंड लॉज हैं इन सबको करने के लिए वो आपको याद करना है। तो ये आप इजिली कर सकते हैं। फिर है जीके इंग्लिश। जीके इंग्लिश क्यों? क्योंकि आपको पता है जीके आपको रट्टा मारनी है, तो ये चीज भी आपको अच्छे से रट्टा मारनी है। इसमें वेकेबलरी आते हैं, आइटम फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। अब ये सब चीजें करने के लिए आप सबसे पहले तो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट है नीतू मैडम की, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर आती है आपकी कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश। कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश में आते हैं आपके पैसेज वगैरह आते हैं, जैसे पैसेज आते हैं। ठीक है। और आपको तो ये आपके तब इंप्रूव होगी जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में, आपके दिनचर्या में इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आंखों से गुजरती है। तो इसके लिए बेस्ट तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें। टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी आसान रहती है। और अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप हिंदू भी कर सकते हैं। तो ये आपका जनरल सिलेबस हुआ। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इंग्लिश के टिप्स के ऊपर। देखिए इंग्लिश की जो तैयारी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कम भी टाइम देंगे इसमें तो चलेगा। लेकिन देखिए इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक आपके लिए है प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू मैम की। बहुत अच्छी बुक है, अपने आप में सफिशिएंट बुक है। अगर आप ये बुक भी अच्छे से कर लिया, आपके 40 मार्क्स तो कहीं नहीं गए इंग्लिश में, मतलब इतनी अच्छी बुक है। बाकी एसपी बख्शी भी है, थोड़ी हाई लेवल की बुक है। पर्सनली मैंने इस बुक को इतना देखे हैं, मैंने इसमें से वोकैबुलरी वगैरह देखी है, पर ज्यादा मैंने इसमें से सवाल नहीं किए हैं। ये बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, अशोक कुमार सिंह की अब मिरर ऑफ कॉमन एरर। बहुत अच्छी बुक है। इससे आपकी एरर फाइंडिंग जो एक्सरसाइज वगैरह है वो आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी ऐसा है क्योंकि वोकैबुलरी में अगर आपने पढ़ लिया तो आपके एंटोनिम, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा वेटेज रहता है वोकैबुलरी का। तो वोकैबुलरी याद करने के लिए देखिए सिर्फ वर्ड्स याद मत कीजिए। जैसे ये जो प्लिंथ टू पैरामाउंट है इसमें अराउंड 750 के अराउंड वोकैबुलरी दी गई है। तो अगर आपने कोई वर्ड ले लिया, जैसे एक वर्ड मैं बताता हूँ आपको, युक्सोरिसाइड ले लिया। युक्सोरिसाइड मतलब होता है मर्डरर ऑफ वाइफ। अगर आपने सिर्फ ये वर्ड ऐसे याद कर लिया तो आप इसको भूल जाएंगे। आप कोशिश कीजिए उस वर्ड को एक सेंटेंस के फॉर्म में याद करें। जैसे एक वर्ड है प्रिस्टीन। अब मैंने ना पहले प्रिस्टीन वर्ड को ऐसे याद किया कि प्रिस्टीन इन्वायरमेंट, प्रिस्टीन का मतलब था प्योर। तो उसके पीछे कुछ आगे पीछे एक वर्ड जोड़ के आपके लिए अच्छा हो जाएगा याद करने के लिए। जैसे लिटर होता है, लिटर है तो लिटर ऑन द टेबल, उसका मतलब था आपके टेबल पे जो कचरा फैला हुआ है। तो आप ऐसे करके याद कीजिए। वोकैबुलरी में आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से ये याद करने में आपके लिए आसान होगा। तो वोकैबुलरी याद करने के लिए थोड़ा सेंटेंस का यूज कीजिए। ठीक है। उसके बाद ये है आपको जो एरर फाइंडिंग की एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत मस्ट है, करनी है। क्योंकि ये करेंगे तभी आपकी एरर फाइंडिंग की एक्सरसाइज अच्छे से हो पाएंगी। और एरर फाइंडिंग ऐसा है कि आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो ना, अगर आपको रूल्स वगैरह नहीं पता तो आप पता नहीं लगा पाएंगे। तो इस पे आपको थोड़ा फोकस ज्यादा देना है। कॉम्प्रहेंशन पार्ट के लिए देखिए मैंने आपको कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। देखिए मस्ट नहीं कहूंगा, पर न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से एडवांटेज बहुत होंगे। और अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आप इसको देखिए, पढ़ने का क्या तरीका है, आपको इसमें दो चीज पढ़नी है। एक तो आप इसमें से ना वोकैबुलरी वगैरह निकालिए। ठीक है। वोकैबुलरी निकालने के लिए आप सेंटेंस वगैरह पढ़ेंगे उसमें से, तो आपको जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स दिखते हैं उसको नोट डाउन कीजिए किसी जगह में। उसका वो सेंटेंस भी लिखिए साथ में, और उसको दोबारा दोबारा 10-12 बार जब भी आप टाइम हो आप उसको देखिए कॉपी को। आपकी वोकैबुलरी के साथ साथ
आपके वर्ड भी अच्छे होते जाएंगे। दूसरा चीज आपको कंप्रेंशन में क्या करना है कि जब आप पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर, तो जैसे कोई वर्ड है उसके पीछे कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो वो प्रीपोजिशन देखिए कि कौन सा प्रीपोजिशन लगा हुआ है। उससे क्या एडवांटेज होगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना एसएससी में, उसमें क्या होगा, आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, उसमें बहुत ज्यादा प्रीपोजिशन पे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको देखना है कि कौन से वर्ड के साथ अपॉन लगता है, इन लगता है। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन पे आपकी थोड़ी एक नजर होनी चाहिए कि देखिए कोई आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि उसके के बीच में कौन सा प्रीपोजिशन है। आप उस पर थोड़ा फोकस लगाएंगे तो वो चीज भी आपके अच्छे से रिमेंबर हो जाएगी। लास्ट आता है आपका मॉक्स। देखिए मॉक्स करना मस्ट है। आज के टाइम पे आप ये कहेंगे ना कि मैं मॉक्स नहीं करूंगा और मैं सीजीएल में अच्छे स्कोर कर लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। मॉक्स करने से एक तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जो सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एसएससी का जो अभी टायर 1 है, ये ये नहीं देखता कि आपको कितना आ रहा है, ये देखता है कि आप उस लिमिटेड टाइम में, 1 घंटे के टाइम में आप कितने सवाल कर सकते हैं, कितना स्कोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सारा पेपर आता है लेकिन आपकी टाइम एफिशिएंसी खराब है, तो काम नहीं चलेगा। तो मॉक्स आपकी टाइम एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। मॉक्स कोई भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, ग्रेडअप ले सकते हैं, सुपर मॉक ले सकते हैं, एसएससी ट्यूब ले सकते हैं। आप कोई भी मॉक्स लीजिए, सब सारे भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितने ज्यादा मॉक्स करेंगे उतना फायदा होगा। मॉक्स करने का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, पहले आपको मॉक करना है, फिर उसको आपको एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब आपको देखना है कि आपसे क्या क्या चीजें गलत हुई है, ठीक है। और ये देखिए कि किस सवाल में आपको कितना टाइम लगा हुआ है। जैसे टेक्स्ट बुक में आपको मिलता है टाइम कि आपने इस सवाल में इतना टाइम खाया, तो ये चीज देखिए कि आपको किन सवाल में टाइम लग रहा है। और आप, मेरे हिसाब से आपको जीएस की और इंग्लिश की तो आपको कुछ नोट्स बनानी चाहिए, जिसमें आपके जो सवाल गलत हुए हैं या फिर जिनके आंसर आपको नहीं आए हैं, उन चीज को आप वापस वापस नोट डाउन करके वापस वापस देखते रहिए, तो इससे आपकी जीएस और इंग्लिश में इंप्रूव होगा। तो सो फ्रेंड, दिस वाज माय स्ट्रेटेजी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। आपको स्ट्रेटेजी वही बेस्ट है जो आपको सूट करेगी, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ चीजें ऐसे की थी, आपको इसमें से कुछ अच्छी चीजें अच्छी लगी आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और ये मैंने लिखा है 200 में से आपका स्कोर कितना आएगा। प्रेजेंट सिनेरियो में कोशिश करिए कि 190 तक आप स्कोर कीजिए। पॉसिबल है, बहुत लोग ला रहे हैं, तो मुझे होप है कि आपका स्कोर इस 200 में से 190 आएगा, ठीक है। तो फिर अभी 2-3 महीने बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए। सो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।